नमस्कार, मैं हूं रविकांत। G20 का सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित हुआ संपन्न हो गया। ये सम्मेलन इस विगत 15 या 20 वर्षों में या 25 वर्षों में मान लीजिए, इस शताब्दी के पहले चतुर्थांश को मान लीजिए, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे सफल, सबसे भव्य और सबसे शानदार आयोजन रहा। और भारत सरकार ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस सम्मेलन को संपादित किया। आपको पता है कि इस G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपीय संगठन है। इसके अलावा 9 विशेष तौर पर आमंत्रित देश थे, जो ये मेज़बान देश को ये अवसर प्राप्त होता है कि वो अपने सहयोगी मित्र देशों को इस सम्मेलन में शामिल करें। 9 विशेष तौर पर आमंत्रित देश थे और 14 वैश्विक संगठन थे, जिसमें WHO वगैरह था। इस सम्मेलन की सबसे खास विशेषता ये रही कि इसमें अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल किया गया। अफ्रीकी यूनियन एक बड़ा संगठन है, इसमें 55 देश हैं और अफ्रीकी यूनियन का शामिल किया जाना एक बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने जो ग्लोबल साउथ की एक परिकल्पना की है, उसका ये पहला कदम माना जा सकता है उसको सफल करने का, कि इसमें अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। अगला जो सम्मेलन होगा, अगला सम्मेलन ब्राज़ील में है और बहुत उम्मीद है कि ब्राज़ील की तरफ से, ब्राज़ील में जो अगला सम्मेलन आयोजित होगा G20 का, उसमें कुछ लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल हों, ऐसी उम्मीद है। तो जो ग्लोबल साउथ की परिकल्पना की है मोदी जी ने, उसमें कौन कौन से देश हैं, क्या है, उसको समझ लीजिए। पहले ग्लोबल साउथ है क्या? ग्लोबल साउथ लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देश, दक्षिण एशिया के साथ साथ आसियान के देश, इन सभी देशों का एक समूह है। अगर मान लें, एक संगठन है, समूह अगर मान लिया जाए, अगर मैप पे इसे देखा जाए तो उस हिसाब से ये ग्लोबल साउथ बनता है। तो ग्लोबल साउथ के पहले पायदान को पार कर लिया गया है, जिसमें कि अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर लिया गया है। अब आगे भविष्य में क्या होता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसका भविष्य उज्जवल इसलिए लग रहा है कि जिस तरीके से अफ्रीकी यूनियन को एक सर्वसम्मति से शामिल किया गया है, वैसे ही अगर लैटिन अमेरिकी देशों को भी सर्वसम्मति से शामिल किया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य का कोई गुंजाइश नहीं है, आश्चर्य नहीं है। वैसे ही आसियान के देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ की परिकल्पना साकार होगी, और जब ग्लोबल साउथ की परिकल्पना साकार होगी तो ये निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के पैरेलल एक संगठन होगा। अब इसमें जो आम सहमति बनी, जो दिल्ली घोषणा पत्र शामिल किया गया, दिल्ली घोषणा पत्र में कुल 83 मुद्दे थे, 83 विषय थे। उन 83 विषयों पर, ये आश्चर्य है, 83 विषयों पर एक साथ सबकी सहमति के साथ इसे पारित किया जाना, इसे स्वीकार किया जाना, एक बहुत बड़ी बात है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे? प्रमुख बिंदुओं में एक जो सबसे बड़ी बात शामिल की गई, वो एक ऐसे व्यापारिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई, जिसमें भारत से लेकर के मध्य पूर्व एशिया से होते हुए यूरोप तक रेलवे लाइन बिछाने की बात है। और रेलवे लाइन के साथ साथ सड़कों का भी जाल बिछेगा और साथ में बंदरगाह भी बनेंगे। तो एक व्यापार की अटूट और अपार संभावना, बहुत बड़ी संभावना दिखती है। इसके अलावा आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की गई है। हल्के हथियारों के तस्करी पर रोक की बात कही गई है। धार्मिक प्रतीकों, पवित्र पुस्तकों और धार्मिक घृणा की निंदा की गई है और ऐसे कृत्यों को
रोकने के प्रयास पर रोकने के प्रयास पर भी चर्चा की गई। अच्छा, ये जो रेल और सड़क कॉरिडोर बन रहा है, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका ये जवाब है। अब ये जवाब है कि नहीं है, लेकिन ये इसका अप्रत्यक्ष रूप से एक इसका विकल्प तो लगता ही है। और ये तब मजबूत हो जाता है जब इटली की प्रधानमंत्री ने इस BRI स्कीम से अपने आप को बाहर निकलने का संकेत दिया और इसे हाथों हाथ लिया गया। ये जो कॉरिडोर बन रहा है भारत से लेकर के और पश्चिमी यूरोप तक, ये कॉरिडोर का महत्व इसी से प्रतीत होता है कि इस परियोजना को सभी देशों ने हाथों हाथ लिया और सबके सहयोग से ये परियोजना लागू भी होगी, बनेगी भी। लंबी परियोजना है। इस सम्मेलन में एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की भी घोषणा की गई। ये एक अच्छी घोषणा है। इसके अलावे ग्लोबल साउथ के देशों की मदद से एक पर्यावरण और जलवायु निगरानी के संबंध में भारत ने एक प्रस्ताव रखा G20 नेविगेशन उपग्रह का, और ये भी एक बहुत अच्छी घोषणा रही। अगर ऐसा उपग्रह बनता है जिससे पूरे ग्लोबल साउथ की निगरानी आराम से हो जाए, ख़ास तौर से पर्यावरण और जलवायु के मुद्दे पे, तो ये आम लोगों के लिए भी, वहाँ की कृषि व्यवस्था के लिए, वहाँ के जलवायु परिवर्तन पे अध्ययन के लिए एक अच्छा प्रयास होगा। इसके अलावे G20 में अभी फ़िलहाल जैसा कि एक अनुमानित GDP है G20 के देशों का, ऐसा अनुमान है कि 85% के आसपास GDP है और व्यापार में लगभग 75 से 80% पर इनका एकाधिकार है। और जहाँ तक आबादी की बात है तो आबादी 2/3 आबादी है, विश्व की आबादी का 2/3। लेकिन अफ्रीकी यूनियन के शामिल हो जाने से इसमें इजाफा होगा और जिस दिन ग्लोबल साउथ की परिकल्पना साकार होगी उस दिन GDP भी, व्यापार भी 90% से ऊपर होगा और आबादी भी लगभग 90% से ऊपर होगी। तो इस सम्मेलन में एक क्रिप्टो करेंसी पर एक इसको रेगुलेट करने के लिए और टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक वैश्विक स्तर पर प्रयास करने की बात है, ताकि अर्थव्यवस्था को ये आभासी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो है, इससे नुकसान न पहुँचे। ये बहुत बड़ी बात है। स्किलिंग के लिए जो श्रमिक हैं उनके स्किल पर काम करने के लिए, उनके स्किल को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने की बात कही गई है। हरित विकास की राह तैयार करने की बात की गई है। तकनीकी ढांचा खड़ा करने की बात तैयार की गई है। तो ये जो एजेंडे तय किए गए हैं, वो जो भविष्य की सूरत क्या होगी विश्व की, उसको लेकर के ये एक बड़ा कदम है। और कुल मिला के इसमें स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के और किसकी क्या भूमिका हो, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के एक अलग फंड बनाने की बात की गई है। अच्छा, इसमें एक ये पहली बार एक बात है जो शामिल की गई, महिला केंद्रित विकास। ये बहुउद्देशीय संगठनों के माध्यम से महिलाओं के केंद्रित विकास कैसे हो, इस पर ये पहली बार है। ऐसा G20 के देशों ने ये पहली बार इस पर सहमति दी है और इसे स्वीकार किया है कि कोई भी संगठन हो, कोई भी एजेंडा चले बने, उस पर महिलाओं के उत्थान की बात ज़रूर हो। और ये बहुत बड़ी बात है। भारत की गवर्नमेंट ने भी लगातार महिलाओं के उत्थान पे प्रयास किया है। हर संगठन से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार आवाज़ उठाई है कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम होना चाहिए। जो भी योजनाएं बने, जो भी
नियम और कानून बने वो महिलाओं को केंद्रित करके बने और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध हों, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अनुसार अगर ये ग्लोबल स्तर पे इस पे काम होता है तो निश्चित रूप से वैश्विक समाज का बहुत बड़ा उत्थान होगा, और ख़ास तौर से विकासशील देश और पिछड़े देश, ये अगर इन देशों में महिलाओं का उत्थान होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।